Turn the real noise on. Noise के स्मार्ट वॉच के हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों आज हम जीके और जीएस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो बच्चे भी सैनिक स्कूल या भी किसी भी स्कूल लेवल एग्जाम जिसमें जीके और जीएस का पोर्शन पूछा जाता हो, वो आराम से स्टार्टिंग से पूरा वीडियो देख सकते हैं, क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सैनिक स्कूल वाले बच्चे, खासकर जो यूपी सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तो स्टार्टिंग से जितने भी क्वेश्चन आए ट्राई करना है कि खुद से सॉल्व करने का, कि पहले हम दिमाग लगाना है कि आपको ये चीजें आ रही है या नहीं आ रही है। समझाने के लिए मैं हूं, पूरा आपको एक एक चीज बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। सुनते चलिएगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और आराम से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़िएगा। और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 15 में, आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। ठीक है, वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो बेल आइकन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आए। जितने भी पढ़ाई से रिलेटेड हो या कोई इंफॉर्मेशन आ जाए स्कूल से रिलेटेड, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, तो सबसे पहले आपके पास आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जुकाम क्या है, किस विषाणु से होता है बताइए। विच वायरस कॉजेस क्या है, कोल्ड पूछा जा रहा है। तो रेट्रो वायरस, ठीक है, रेट्रो विषाणु, राइनो विषाणु, ठीक है, राइनो वायरस, रूबेला वायरस या फिर एंटीवायरस, बताइए। पहले सबसे पहले तो आप सभी इसको डिलीट कर दीजिए, ऑप्शन डी एंटीवायरस। एंटीवायरस तो यहां पे नहीं होगा। अब पूछा रहा जुकाम यानी कोल्ड की बात हो रही है, ठीक है। अब बताइए कौन सा आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए या बी? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। याद रखिएगा, अगर जुकाम पूछा जाए, ठीक है, कफ या कोल्ड पूछा जाए तो किसके कारण, कौन सा विषाणु जो है वायरस जिम्मेदार है, राइनो वायरस के कारण होता है। ठीक है, राइनो विषाणु, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए। चरक संहिता इज रिलेटेड टू विच फील्ड, किस क्षेत्र से संबंधित है, चलिए बताइए। आर्ट से यानी कला से, लॉ से यानी विधि से, पॉलिटिक्स राजनीति या फिर मेडिकल। चरक संहिता, चरक संहिता क्या है, आयुर्वेद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, चिकित्सा से। ठीक है, इसमें चिकित्सा बताया गया, मतलब रोगों से निवारण के तरीके बताए गए हैं। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी, महर्षि चरक ने। तो चरक संहिता का अगर पूछा जाए आपसे, एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चरक संहिता किस क्षेत्र से, किस फील्ड से संबंधित है, चिकित्सा से। ठीक है, इसकी रचना किसने की, महर्षि चरक ने। याद रहेगा ना सभी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला देखें कि हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं बताइए। व्हाट इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बोन्स एंड टीथ कॉल्ड, मतलब आपके जो दांत और जो हड्डियों में कौन सा रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है। अब जैसे दांत और हड्डियों के निर्माण का आधार ही क्या होता है बताइए, कैल्शियम फास्फेट। क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, उसको मजबूती प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और साथ ही निर्माण का एक आधार है कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, रहेगा ना, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके सैनिक स्कूल के और जिस भी स्कूल लेवल एग्जाम जिसमें जीके और जीएस का पोर्शन पूछा जाता हो, इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो ध्यान से देखिए और कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करते जाइए। ठीक है, जिस निश्चित ताप पर द्रव ठोस में बदलता है, इस निश्चित ताप को द्रव का क्या कहते हैं। ठीक है, द फिक्स टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू द सॉलिड इज कॉल्ड, बताइए, डैश डैश ऑफ द लिक्विड। क्या कहते हैं, क्या हो रहा है कि द्रव, ठीक है, लिक्विड यानी समझिए पानी, पानी बर्फ से, पानी जो है, ठीक है, लिक्विड में रहता है, जैसे नॉर्मल पानी द्रव अवस्था में लिक्विड। अब उसको किस में हम जैसे बर्फ में बदल रहे हैं, बर्फ यानी सॉलिड में बदल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, द्रव से ठोस में बदल रहा है, यानी लिक्विड से सॉलिड में बदल रहे हैं। तो क्या क्या मतलब इसको क्या कहा जाता है, इस निश्चित ताप को द्रव का क्या कहा जाता है बताइए, ठोस में बदल, यानी हिमाग, हिम। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग मतलब जम रहा है ना, कि देखिए द्रव से ठोस में, यानी कि क्या बात हो रही है, लिक्विड से सॉलिड में, मतलब कुछ चीज जम रही है, फ्रीज किया जाता है। फ्रीज करने पे जैसे कि पानी आप रख दे फ्रिज में तो क्या बर्फ बन जाता है ना, सॉलिड हो जाता है, वही तो क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसी में और क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाए कि जिस निश्चित ताप पर द्रव, यहां पे ठोस लिखा, यहां पे मैं लिख दूं वाष्प, लिख दूं वाष्प, ठोस की जगह लिख दूं सॉलिड की जगह लिख दूं वेपर, यानी कि वाष्प में चेंज हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, क्वथनांक, उसे क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे द्रव को किसमें चेंज किया जाए, वाष्प यानी वेपर में। अब पूछ लिया जाए कि जिस निश्चित ताप पर ठोस को द्रव में, पहले अभी क्या था, द्रव को ठोस में था, अब क्या है, ठोस यानी सॉलिड को लिक्विड में।
ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे गलनांक, यानी गल रहा है ना, जैसे बर्फ है वो गलने के बाद क्या है, द्रव अवस्था में आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, गलनांक। ठीक है, तो अपना अभी का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन बाकी अगर और भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो ये क्वेश्चन ऑप्शन क्या है मैंने समझा दिए, इतने सही होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको क्या क्वेश्चन पूछा जाए, निम्न में से किस नदी का उद्गम क्षेत्र भारतीय क्षेत्र नहीं होता, ये पूछा जा रहा है। चलिए बताइए इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट क्या है, ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी, इसका आंसर क्या होगा बताइए, क्या है बताइए, महानदी, रावी, ब्रह्मपुत्र और गंगा। देखिए महानदी, महानदी कहां से निकलती है, उद्गम मतलब जहां से उसका ओरिजिन हो रहा है, जहां से वो निकलती है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, तो कौन सा होगा बताइए, महानदी। महानदी कहां से निकलती है, कहां, छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के सियाहाव पर्वत से, तो इंडिया क्या है, भारतीय क्षेत्र है, जी हाँ इसमें ठीक है। रावी, रावी कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहां निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील, कहां से, मानसरोवर झील, तो ये क्या है, भारत में है क्या, नहीं ना। ठीक है, गंगा उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद से, ठीक है, गंगोत्री। ठीक है, 10th बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर तो सब पर ही होता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये पहले ऐसे एग्जाम्स है। ठीक है, कहां से, गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर कह दीजिए आप। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन ए, बी और डी कहां से निकलती है, भारतीय क्षेत्र से, मतलब इंडियन, तो यहां लिखा है ना, ठीक है, इंडियन टेरिटरी मतलब इंडियन क्षेत्र से निकलती है, लेकिन ये क्या है, भारतीय से नहीं निकलती ब्रह्मपुत्र नदी, तो क्या है अपना सही कौन सा होगा, यहां लिखा है नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए आप सभी के लिए सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए आप सभी के लिए 15 जून से सैनिक अल्फा बैच लॉन्च कर दिया। सैनिक अल्फा बैच की जो शुरुआत होगी 15 जून से, आपके लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप सैनिक अल्फा के बैच 2 में इनरोल कर लेते हैं तो आपको 200 रुपए की विशेष छूट मिलेगी। इसकी जो प्राइस है वो कितनी है, 2499 यानी 2499। लेकिन आप 15 जून से पहले पहले अगर इसमें इनरोल कर लेते हैं तो आपको 200 रुपए की विशेष छूट मिलेगी। इसमें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के, जीके, जीआई, मैथ्स, लैंग्वेज के अंतर्गत हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपके टेस्ट होंगे, साथ में टेलीग्राम ग्रुप की सुविधा है जहां आप अपने डाउट भेज सकते हैं, और डेली इसके बाद आपके डाउट को सॉल्यूशन बताने के लिए, जो डाउट एग्जाम में आने लायक होते हैं उनका हम सॉल्यूशन बताते हैं यूट्यूब पर वीडियो बनाकर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपकी पढ़ाई होगी, बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट होगा। जैसे क्या होगा, कुछ कोर्स अभी जैसे कि नवोदय सैनिक अल्फा बैच 1 में क्या है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका, तो बच्चे सोचेंगे कि इतना सिलेबस हो चुका है, हम कवर कैसे करेंगे। इसलिए बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, कब से, 15 जून से। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम एग्जाम से पहले सब कुछ कंप्लीट भी कर देंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो जल्दी से जो भी सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 15 जून से क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था। हु गैव द स्लोगन दैट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बताइए किसने दिया था। से दिया था ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। इसको नोट करते जाइए, जो चीजें आपको लगे याद करने वाली इसको नोट करते जाइए। कॉन्सेप्ट वाली चीजें नॉर्मल सुनिए, उससे रिलेटेड नए नए कॉन्सेप्ट आपको मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका सही है। नेक्स्ट है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पहला महीना है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मंथ अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर। चलिए बताइए पहला मंथ, जैसे हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हम याद करते हैं। अब उसी के अनुसार हमको किसके अनुसार बताना है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार, तो बताइए इसमें कौन सा होगा। जैसे हम चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, इसके बाद अश्विन, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन, तो पहला महीना कहां से स्टार्ट होता है, चैत। ठीक है, चैत, तो ऑप्शन नंबर कौन सा पहला महीना कहां से स्टार्ट होता है, ये कौन सा महीना होता है, ये वाला होता है मार्च और अप्रैल का जो होता है हिंदू कैलेंडर में पहला महीना इसी को माना जाता है, चैत को। ठीक है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, बताइए, और अश्विन, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन। ठीक है ना, चलिए हो गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। हिंदू कैलेंडर पूछा जा रहा है ना, अगर नॉर्मल पूछा जाएगा तो जनवरी स्टार्टिंग है, और जो चैत आज से स्टार्ट होती है क्या है, हिंदू नववर्ष जो स्टार्ट होता है, ठीक है, चैत शुक्ल प्रतिपदा से, तो वही पहला मंथ है। चलिए अगला देखें, गंध के प्रति कौन सा अंग संवेदनशील है। विच ऑर्गन इज क्या है, सेंसिटिव टू स्मेल, मतलब गंध के प्रति आप मतलब खुद जो भी स्मेल आ रही कहां से लेंगे, नाक से ना, तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब अपने को पता है कि 5 अपने क्या होते हैं, बताइए
सेंस ऑर्गन मैंने बताया था ना, ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी होती है? आंख, और बताइए कान, कान, नाक, और बताइए त्वचा, और जीभ भी बताई थी ना, त्वचा जो होती स्किन, तो ये तीन वहां है, और दो और कौन से बता दिए मैंने आपको, जीभ, टंग, और एक और है स्किन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा नाक। मतलब आपको स्मेल कहाँ से, नाक से ही तो आएगी ना। ठीक, चलिए अगला, बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द सीड जर्मिनेशन? तो इसमें क्या आएगा? वाटर, पानी भी जरूरी है। ठीक है, नियमित तापमान मतलब रेगुलर टेम्परेचर, गुड क्वालिटी सॉइल, अच्छी किस्म की जमीन भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऑल ऑफ द एबो, मतलब इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी कि अगर बीज के अंकुरण के लिए क्या सभी चीजें आवश्यक है, संतुलित हो, तभी बहुत ही अच्छी फसल होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब मछलियां किसका बड़ा स्रोत है? बताइए, फिशेज आर द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा। तो मेजर पूछा गया ना, मेजर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन मतलब आपको बॉडी ग्रोथ के लिए, मतलब वृद्धिवर्धक। ठीक है, मतलब शरीर के ग्रोथ के लिए, शरीर को डेवलप करने के लिए प्रोटीन क्या होता है? बहुत ही जरूरी होता है। विटामिन जैसे किसी कमी हो गई, जैसे कि अब विटामिन ए की कमी से कुछ रोग होते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए विटामिन की जरूरत होती है। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों की जरूरत होती है, और ये क्या है? बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। कौन सी? प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। तो मछलियां किसका बड़ा स्रोत है? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन का। ठीक है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया? तो इसमें क्या आएगा? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अब बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का क्या है? अयस्क है। ठीक है, बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क। अगर इसमें पूछ लिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो आप क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? विच मुगल रूलर स्टार्टेड दीन ए क्या है? इलाही रीजन। बताइए, अब दीन ए इलाही रीजन किसने चलाया था? किसने चलाया था? ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने चलाया था। ठीक है, अकबर ने क्या किया था? सभी धर्म के जो मूल तत्व हैं उनको इंक्लूड करके एक बनाया था दीन ए इलाही। जैसे इसमें मुख्यतः हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म से उसके मूल तत्वों को लिया गया था, और भी धर्म इसमें इंक्लूड थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अभी कितनी अनुसूचियां हैं पूछी जा रही है। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। ठीक है, 8 अनुसूची यानी शेड्यूल थे, और कितने कितने खंड थे? बताइए, 22 भाग थे। 22 भाग यानी खंड थे। लेकिन अभी वर्तमान में लगभग 470 आर्टिकल हैं, और अनुसूची की बात करें तो कितनी है? 12 अनुसूची हैं, और जो 22 थे वो 25 खंड है। ठीक है, तो इसको आप समझे, आर्टिकल कहेंगे अनुच्छेद, इसको शेड्यूल कहेंगे अनुसूची, और लास्ट वाले खंड यानी पार्ट। तो अभी क्या कितने पूछे? वर्तमान कहता भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी है? 12। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, 12 अनुसूची। पहले 8 थी जब निर्माण हुआ, और अभी वर्तमान में 12 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? बताइए, व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जन गण मन, इनमें से कोई नहीं। बताइए, राष्ट्रीय गीत पूछा है। राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग। एक होता है राष्ट्रीय गीत और एक राष्ट्रीय गान होता है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत को हम नेशनल सॉन्ग कहते हैं, राष्ट्रीय गान को हम नेशनल एंथम कहते हैं। तो राष्ट्रीय गीत अपना क्या है? वंदे मातरम। ठीक है, याद रखिए, इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर चटर्जी कह दीजिए। ठीक है, और अगर पूछा जाए राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन अपना क्या है बताइए? नेशनल एंथम। ठीक है, तो अभी का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली। मतलब साल में, मतलब कब मनाया? प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगातार मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। समझ लीजिए, जीआई यानी जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी, जीके, मैथ से रिलेटेड, या भी हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लगातार यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। बाकी बहुत ही अच्छे से आपको पूरा कॉन्सेप्ट ऐप के अंदर समझाया जाता है। जो भी सैनिक अल्फा, नवोदय अल्फा बैच में इनरोल है, उनको पूरा कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है, तो आप सभी के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने, आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। ठीक है, चलिए आगे, नवोदय अल्फा बैच आप सभी के लॉन्च किया गया है। नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी के लिए, या फिर आने वाले लोग के लिए जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से सभी सब्जेक्ट इसमें आप सभी के लिए कवर किए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इनरोल करके आप तैयारी स्टार्ट करें। सैनिक अल्फा बैच जो इसकी शुरुआत पहले हुई थी, जिसमें आपको जैसे कुछ
पढ़ाई हो चुकी है, ठीक है, पढ़ाई हो चुकी है। इसमें आपको जैसे मैथ्स पढ़ा दिया गया है, आपका जनरल इंटेलिजेंस चल रहा है, इंग्लिश कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सैनिक अल्फा बैच, अगर उनको चाहिए कि आप कवर कर लेंगे सब चीजें तो आप सैनिक अल्फा बैच में इनरोल कर दीजिए, या फिर अभी आपके 15 जून से एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है सैनिक अल्फा, मतलब सैनिक स्कूल की जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं 2024 के लिए या फिर आने वाले सालों के लिए। बिल्कुल यहाँ पे 0 से लेक्चर स्टार्ट होंगे, 0 से मतलब बेसिक से एकदम मैथ से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आपको